बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत ने तेल की कीमतों में जो इजाफ़ा किया उसके बाद की जो सूरत हाल है वो सामने आ रही है। मुख्तलिफ़ जो अशिया की कीमतें हैं उसके अंदर बतदरीज इजाफ़ा होता चला जा रहा है। आज हमने देखा है कि जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने अपने किराए को अंदर भी इजाफ़ा कर दिया है। मुल्क के अंदर शहरों के अंदर भी और विद इन अ सिटी जो किराए थे उनके अंदर भी इजाफ़ा देखने में आ रहा है। जितनी भी मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में भी इजाफ़ा करने का फ़ैसला किया है। इसी तरह जो है वो तकरीबन 45% गैस की कीमतों के अंदर भी जुलाई से जो है उसमें भी इजाफ़ा किया जाने का एक फ़ैसला किया गया है, क्योंकि हुकूमत के जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे और जो कुछ IMF के साथ एग्री किया, ये हुकूमत कहती है कि PTI की हुकूमत ने ये तमाम समझौते जो हैं IMF के साथ किए थे और उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया था, जिसकी वजह से आज जो हमारी माशी जो और माली जो हालत है वो अबतर है, ख़राब होती चली जा रही है। अगर हमने डिफ़ॉल्ट से बचना है, अगर हमने मुल्क की मईशत और इकॉनमी को संभालना है, तो IMF का जो प्रोग्राम है उसके ज़रिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके नतीजे में ये सारी जो महंगाई है या इक़दामात है हुकूमत के वो आपको दिखाई देते हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि आगे बजट भी आ रहा है और कितना मज़ीद बोझ जो है वो अवाम के ऊपर डाला जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, आप माशी माहिर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। काइंडली ये बता दें कि ये जो 60 रुपये हुकूमत ने बढ़ाए हैं, तेल की कीमतों में इजाफ़ा किया है, क्या IMF की जो एक डिमांड थी, मुतालिबा था कि आगे अगर हमने बढ़ना है तो आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर से सब्सिडी को ख़त्म करना होगा, इसी तरह एनर्जी सेक्टर का भी है जिसमें बिजली है, गैस है, तो डू यू थिंक कि हमारी हुकूमत ने जो फ़ैसले किए हैं फ्रॉम IMF पॉइंट ऑफ व्यू या उनके साथ जो हमारी कमिटमेंट है वो अब आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है? जी भाई साहब, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो आपको माशी इशारे नज़र आ रहे हैं वो नतीजा है जो माशी पॉलिसीज थी पिछले 4 साल की PTI की हुकूमत की। इनकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि जो पिछले 6 या 7 हफ्तों से नई हुकूमत आई है उसके ऊपर नहीं डाला जा सकता। 3 चीज़ें जो बड़ी वाज़े तौर पे पुरानी हुकूमत छोड़ के जा रही थी, उसमें से पहली चीज़ तो ये थी कि पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन एक बजटरी खसारा मेरा तखमीना है कि कहीं 5,000 अरब से ज़्यादा का जाएगा। दूसरी चीज़ थी कि पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन ट्रेड का खसारा, तिजारत का खसारा जो शायद 45 अरब या 50 अरब के करीब कहीं आएगा। और तीसरी चीज़ ये थी कि स्टेट बैंक के पास सिर्फ 10 अरब डॉलर रह गए थे, जिसका मतलब ये है कि आप समझिए 5 या 6 हफ्ते से ज़्यादा के पैसे स्टेट बैंक के पास नहीं थे इंपोर्ट को कवर करने के लिए। तो आप अंदाजा कीजिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क और उसके पास उसका जो सेंट्रल बैंक है उसके पास 5-6 हफ्ते से ज्यादा के पैसे नहीं पड़े इंपोर्ट को कवर करने के लिए। तो अभी भी सूरत हाल वैसी है? जी, अब उससे भी थोड़ी सी बदतर हो गई है। अब सिंगल डिजिट पे चला गया है। जो मैंने 1-2 दिन पहले स्टेट बैंक को देखा था तो 9.7 बिलियन के ज़खायर जो हैं फॉरेन एक्सचेंज के वो उनके पास पड़े हैं। तो आप समझिए कि वो नीचे आ रहा है, कहीं 4 या 5 हफ्तों के करीब रह गया है मामला। यहाँ पे जो नई हुकूमत आई थी वहीद साहब, उसको मैं समझता हूँ कि इट हैड नो गुड चॉइसेस। कोई भी अच्छी चॉइस उसके पास नहीं थी। वो डिलेमा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि दोनों चीजें जो चुनी जाएंगी दोनों ही उनके असरात जो हैं वो बुरे थे। एक उनके पास चॉइस ये थी कि मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जाए, और दूसरी चॉइस उनके पास ये थी कि महंगाई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं और किसी तरह से IMF के पैकेज का हिस्सा बना जाए। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने दोनों गंदी चॉइसेस में से जो चॉइस चुनी है वो ये चुनी है कि हम महंगाई करते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं और डिफॉल्ट से मुल्क को बचा लेते हैं। आलमी मंडियों की तरफ से वही साहब मई की 27 तारीख को 28 तारीख को जो इशारे आ रहे थे, जिस तरह उन्होंने वापसी से वो पाकिस्तानी बॉन्ड दोबारा से खरीदने शुरू किए थे, तो लग ये रहा था कि आलमी मंडियां ये पैगाम दे रही हैं कि पाकिस्तान शायद श्रीलंका ना बने। श्रीलंका की तरफ जो जा रहा था वो शायद अवर्ट हो जाए और डिफॉल्ट से शायद मुल्क को बचा लिया गया है। तो ये तो एक अच्छी खबर है जो आलमी मंडियों की तरफ से आ रही है।
ڈاکٹر صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کیا جو چین سے ہمیں 2.4 بلین کی بات کی جا رہی ہے، وہ پیسے جو ہمارے پاس انہوں نے رکھوائے ہوئے ہیں یا اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، وہ دوبارہ سے انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ ہمیں مل جائیں، کیا وہ پیسے ایکسٹرا ہوں گے یا جو آلریڈی ہمارے اکاؤنٹ کے اندر یا اسٹیٹ بینک کے پاس 9.7 بلین ڈالرز جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہیں، یا یہ اس سے اضافی یہ رقم ہوگی؟ وہی صاحب یہ 2.3 یا 2.4 بلین ڈالر کی رقم ہے جو مارچ کے آخری ہفتے میں میچور ہو گئی، اور یہ ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کے ذخائر سے نکال کے چین کو واپس کر دیے۔ تو اب جب یہ آئی ایم ایف کا پیکج ہو جائے گا، بجٹ کا معاملہ طے ہو جائے گا، تو پھر اشاریے یہ لگ رہے ہیں کہ یہ 2.3 یا 2.4 بلین ڈالر جو ہے یہ واپس ہمارے خزانے میں آئے گا۔ تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ 9.7 کے اوپر جمع کیا جائے گا، یہ 9.7 کے اندر شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سعودی عربیہ سے کل پرائم منسٹر صاحب لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم ان سے لیتے ہیں، تیل لیتے ہیں، وہ قرضے کے اوپر جو ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں مل جائے، جو آلریڈی کمٹمنٹ ہے اس کے علاوہ بھی جو ہم لیں وہ بھی ہمیں قرضے پہ ملے، تاکہ ہمیں پیمنٹس جو ہیں ڈالرز میں وہ نہ کرنی پڑے۔ سو ڈو یو تھنک کہ اس سے بھی ہمارے جو اس وقت ریزروز ڈپلیٹ کر رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، اس سے بھی ہماری مالی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی؟ وحید صاحب، پہلا اصول تو آئی تھنک ہم نے اور حکومت نے یہ سیکھا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی مانیٹرنگ پروگرام ہے جو آپ کے معاشی اشاریوں کو مانیٹر کرتا ہے، اور وہ ہے آئی ایم ایف کا۔ ٹھیک۔ اور آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ بنے بغیر نہ تو سعودی عربیہ تیار ہے کہ وہ اپنے ڈالر پاکستان کو دے، نہ چین تیار ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے ڈالر دے یا مدد کرے، جب تک کہ کوئی مانیٹرنگ پروگرام ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو جتنے بھی دوست ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے مانیٹرنگ کے پروگرام میں آپ کو جانا ضروری ہے، تاکہ کوئی ایک ایسا عالمی ادارہ ہو جو یہ نظر رکھ سکے کہ پاکستان کو جو مدد مل رہی ہے، پاکستان وہ کس جگہ پہ خرچ کر رہا ہے، وہ کہیں غلط سمت میں تو نہیں جا رہی۔ تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا حصہ بننا جو ہے وہ اشد ضروری ہے، اور اس کے بعد چاہے وہ چین ہو یا سعودی عربیہ ہو، چاہے پرانے لونز کو رینیو کرنے والی بات ہو یا اضافی لونز کی بات ہو۔ ایک وحید صاحب جو خبر میں یہ سن رہا ہوں جو ابھی تک کنفرم نہیں ہو پا رہی، کہ ممکن ہے کہ قطر سے جو ہم ایل این جی خریدتے ہیں، لاسٹ ایئر ہم نے کوئی 3.5 بلین ڈالر سے بھی زائد کی قطر سے ایل این جی خریدی ہے، اور ان کو کیش پیمنٹ کیا کرتے تھے۔ وہاں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید ایل این جی ہمیں جو ہے وہ بھی ڈیفرڈ پیمنٹ کی بیسس کے اوپر، یعنی کہ ادھار کی بنیاد کے اوپر شاید قطر بھی تیار ہو جائے۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آئی ایم ایف، اور آپ اس سے پہلے کی بات کر لیں کہ پہلے بجٹ کے بعد آئی ایم ایف کی اپروول اور آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ بننا، اور یہ پھر باقی سب چیزیں جو ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ سامنے آئیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جتنی بھی مالیاتی ادارے ہیں، خاص کر آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو قرضے آپ نے لیے ہیں ان کو خرچ کیسے کیا ہے۔ ہم نے ظاہر ہے کہ ہم اگر بہت پیچھے چلے جائیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، کیا کوئی ایسا میکنزم اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے حکومت کی جانب سے یا ہماری عدلیہ کی جانب سے کہ 2002 سے لے کے 2022 تک 4 حکومتیں آئی ہیں، جس میں مشرف صاحب اور کاف لیگ کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی اس کے بعد آئی، پھر نون لیگ آئی، اور پھر پی ٹی آئی آئی، اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلوں کو کوستی ہے، ان کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے، اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ ٹوڈے، کہ آج اتحادی حکومت جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ملک کی معاشی جو ایک صورتحال تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور ہم اس کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ انویسٹیگیٹ کر لیا جائے کسی ایسے ایک کمیشن کے تحت جس کے اندر پیورلی اکانومی کے لوگ ہوں اور اس میں آڈٹ کے لوگ ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوں، لیکن وہ لوگ ہوں جو کسی بھی حکومت کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی منسلک نہ رہے ہوں، جو ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس کریں کہ کس حکومت نے کتنا قرضہ لیا اور اس نے وہ قرضہ لے کے کہاں پہ خرچ کیے پیسے۔ یعنی اگر آج ہم لیٹس سے کہ کہتے ہیں جی 42,000 ارب یا 48,000 ارب کہ ہم مقروض ہیں، تو وہ پیسہ کس کس نے لیا اور کہاں خرچ ہوا، یہ جب تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا تو یہ تو اسی طرح بلیم گیم رہے گی، قرضے ہم لیتے رہیں گے، اور یہ ڈیٹ ٹریپ سے ہم کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے۔
میں जहाँ तक समझा हूँ आपके सवाल के एटलीस्ट दो हिस्से हैं कि जो हमने रकूम कर्जा जात की मद में वसूल की है वो कितनी है। उसके लिए तो हमें कोई इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं चाहिए। वो स्टेट बैंक की किताबों में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है कि किस किस हुकूमत ने कितने कितने कर्जे किस किस इदारे से किस किस मालियाती इदारे से लिए हैं। वो कर्जा जात कहाँ खर्चे गए हैं उनका भी रिकॉर्ड हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। आपको याद होगा कि पीटीआई की हुकूमत में उन्होंने एक वो डेट कमीशन बनाया था कि ये इन्वेस्टिगेट करें कि कितने पैसे आए और कितने कर्जे लिए गए और उसका अंजाम कुछ नहीं निकला, उसकी रिपोर्ट कोई सामने नहीं आई क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं, क्लियर हैं, ये लिखी हुई हैं। जो हमें लोन देता है उसकी किताबों में एक एक पाई का हिसाब लिखा है और वो हमारे जो स्टेट बैंक की किताबें हैं वो उनसे बिल्कुल रिकनसाइल करता है, यानी कि जितने देने वाले कहते हैं उन्होंने दिए, हम भी हमारा सेंट्रल बैंक भी कहता है कि हमने इतने वसूल किए। मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम जैसे एक बस में अगर आप वज़ीर आज़म साहब चला रहे हैं बस को, अगर उनकी मुसलसल नज़र जो है वो रेयर व्यू मिरर पे चली जाए कि वो पीछे देखें कि पीछे ट्रैफिक में क्या हो रहा है, तो उससे कोई हासिल नहीं हुआ वहीद साहब हमें। सोचना ये है कि फ्यूचर में जो कर्जा जात आएंगे उनको किस तरह इस्तेमाल करना है और ख़ास तौर पे एक जो IMF वाले कहते हैं डेट सस्टेनेबिलिटी प्लान, यानी कि हवाई बातें ना करें, एक ठोस किस्म का आप मंसूबा लिख के दें कि हमारे पास इस वक्त लेट्स से कि 135 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जा जात हैं, उनकी सर्विसिंग का हमें पता है कि हमने वापस कब करने हैं, तो एक ठोस किस्म का प्लान लिख के दें कि हम वो उनको कहाँ से पैदा करेंगे वो रकूम जो हमने वापस करनी है और उनको किस तरह जो है वो इस्तेमाल किया जाए। नहीं, लेकिन जिस तरह से हम कर्जे ले रहे हैं तो ये तो फिर हम अगर आप आई डोंट नो, मैंने तो ये सुना है कि 4,000 अरब जो है हमें चाहिए होते हैं हर साल सूद अदा करने के लिए या कर्जे अदा करने के लिए, तो ये तो एक बहुत बड़ी रकम है और ये इसमें ज़ाहिर है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे ये रुपी जो है वो नीचे जाता जाएगा, डिप्रिशिएट होगा, तो उसके अंदर तो इजाफा होता चला जाएगा, तो फिर हम अपने डेवलपमेंट के लिए आवाम की बेहतरी के लिए कैसे पैसे लेकर आएंगे? जी भाई साहब, हमारे यहाँ वो हमारी मईशत को बड़ा एक पेचीदा बना के पेश किया जाता है। देखिए सिंपल मामला ये है कि जून में जब हमारे वजीर खजाना असेंबली में खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई इस साल हुकूमती अखराजात जो हैं वो 10,000 अरब के होंगे और हमारी आमदन जो है वो 7,000 अरब की होगी, तो आप जान लीजिए कि वो 3,000 अरब का जो है वो हमने जो 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 गैप पुर करना है वो जाहिर बात है हम कर्जा लेके करेंगे। अब ये हमें IMF वाले या वर्ल्ड बैंक वाले हमें नहीं कहते कि आप अपना बजट जो है वो खसारे का बनाएं। फिर दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हम 30-31 अरब से ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। इम्पोर्ट जो है वो 70-75 अरब डॉलर पे पहुंच जाती है। उसमें जो 40-50 अरब डॉलर का खसारा है उसको कुछ तो हमारे जो वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं वो बेचते हैं, वो पुर कर देते हैं, लेकिन बाकी कोई 18 से 20 बिलियन डॉलर का खसारा बच जाता है। तो ये सारे कर्जा जात वहीद साहब इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे बजट में खसारा है और क्योंकि हमारी तिजारती बैलेंस में खसारा है। तो अगर इन दोनों चीज़ों का कोई हम प्लान बनाए कि हमने इन खसारों को कम कैसे करना है तो फिर हमें मजीद कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। हुकूमत जो है वो कोई कफ़ायत शारी की भी बात करती है और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हम अगर अपनी मार्केटों को और कमर्शियल जो हमारे जितने भी सेंटर्स हैं उनको सुबह 8 बजे शुरू करें और शाम 8 बजे उनको बंद कर दें, तो इससे हम एनर्जी को भी बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमारे जो डॉलर्स हैं वो खर्च होते हैं। तो डू यू थिंक कि कोई हुकूमत को भी अपने अखराजात के अंदर जो है वो कमी लानी चाहिए और ये जो प्रपोजल है उनका मार्केट्स का, ये एप्लीकेबल है हमारे यहाँ? देखिए हुकूमत अपने अंदर अगर कोई अखराजात में कमी लाती है, लास्ट बजट में हमने देखा कि 500 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे टू रन द सिविल गवर्नमेंट, ये टाइटल देते हैं वो बजट के अंदर। उसमें से कमी की जाए तो जाहिर बात है एक बड़ा पैगाम जाता है बाकी इदारों को और बाकी लोगों के, हुकूमत खुद से ये कर रही है तो एक बहुत बड़ा सिंबल सामने आता है। लेकिन जो आपने पावर का जिक्र किया, एनर्जी का जिक्र किया, असल बात वहाँ पे आती है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो असल शौक है वो हमारे एनर्जी सेक्टर का है, यानी कि बिजली के अंदर नुकसान कर रहे हैं। 20 से 22 बिलियन डॉलर का तेल और बाकी चीज़ें जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं,
उसका एक तो तरीक़ाकार जो मीडियम टर्म का है वो वही सब ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी जिसको कहते हैं कि अपने मुल्क के अंदर तेल ढूंढना और गैस ढूंढना वो तकरीबन ख़त्म कर दिया। जितने भी बैरूनी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही थी उन सबको भगा दिया गया, वो पाकिस्तान में अब नहीं है। और अमेरिका का एक इदारा है वो कहलाता है एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। उसने जो सर्वेस किए हैं पाकिस्तान के वो ये बताते हैं कि कम से कम 55 से 60 साल का जो कंजम्पशन है वो तेल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसी तरह कम से कम 50 से 55 साल की जो कंजम्पशन है हमारी फ्यूचर की गैस की वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी जब तक हम नहीं बढ़ाते और ये जो 20-22 बिलियन डॉलर की एनर्जी प्रोडक्ट्स मुल्क के बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं उस वक्त तक ये इंपोर्ट हमारी कम नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपने बड़ी अहम बातें जो है मईशत के हवाले से की हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की जो सियासत है इस वक्त आपको मालूम है कि PTI जो है इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये जो मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट है ये एक साजिश के तहत उनकी हुकूमत को हटाया गया है और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर मुदाखलत की गई है। लिहाजा इसका हल यही है कि जो इस वक्त चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, ख़ासकर जो मईशत की अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, उसका हल यही है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आए। और PTI का जो मौक़िफ़ है या इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आपकी माशी जो इस्तेहकाम है या स्टेबिलिटी है वो सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुमकिन नहीं है, और वो उसी सूरत मुमकिन है जबकि आप इस मुल्क के अंदर फ्रेश इलेक्शन जो हैं वो करवाएं। और यही एक उनका बयानिया है, नैरेटिव है, वो लेके इस वक्त जो है वो पब्लिक में गए हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली ख़ान साहब। आप वज़ीर आला KPK के मशीर हैं बराए इत्तलात व नशरियात। बहुत शुक्रिया साहब आपने हमें टाइम दिया। काइंडली मुझे ये बता दें कि इस वक्त जो मुल्क के जो चैलेंजेस हैं और जिस किस्म की मईशत के ख़ासकर जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें जो PTI जो इस वक्त पॉलिटिक्स कर रही है, डू यू थिंक कि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है? क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि ये तो सारे का सारा फसाद है और इस मुल्क के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं, उन्हें कानूनी एतबार से हमने नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए बाहर किया। जी वहीद हुसैन साहब, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि फसाद की बुनियाद तो ये हुकूमत है जिसने लोटों को ख़रीद कर, लोटों को इन्फ्लुएंस करके अपनी हुकूमत बनाई है। और मैंडेट का हाल यह है कि एक वोट पर यह हुकूमत इस वक्त कायम है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी इनके काबीना के अराकीन हैं जो हुकूमत बनाए बैठे हैं, इनकी टोटल क्रेडिबिलिटी ये है कि ये एक पेशी की मार है। अगर एक जज जो है इनके खिलाफ फैसला दे दे तो इन सब की ज़मानतें मनसूख हो जाएंगे और ये कोट लखपत जेल और अडियाला जेल में वहाँ जेल की दाल खा रहे होंगे। तो इस किस्म की हुकूमत की तरफ से ये बात करना कि सियासी तहरीक चलाना, एहतजाज करना और अपने जमहूरी हक के लिए आवाज़ बुलंद करना और इनकी करप्शन और इनकी करप्शन सिर्फ ये 2 महीने से नहीं है, बल्कि ये तो माजी में जब भी ये इक़्तिदार में आए हैं पाकिस्तान पर, तो अगर किसी सियासी पार्टी ने हुकूमत की है तो वो यही 2 पार्टियां हैं जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं या इनके इत्तेहादी हैं। तो इसलिए ये बात करना कि इनकी हुकूमत जो है वो गैर आईनी तरीके से या वो एक साजिश के ज़रिए पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, अगर इसको ये फसाद कहते हैं तो शायद फिर फसाद के मानी जो लुगत में लिखे गए हैं शायद वो गलत हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि बुनियादी वजह नज़ा और तनाज़ा वो है यही कि ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी तौर पर मुसल्लत है। इनकी पॉलिसियाँ आप देख लें, इनके खिलाफ खुले केसेस देख लें, अदालतें इनके मुकदमात से भरी पड़ी हैं। अदालतों में ये इसलिए नहीं जा रहे कि वालिद साहब वज़ीर आज़म के कुर्सी पे बैठे हुए हैं और बेटा जो है वो वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठा हुआ है और इस वजह से वो अदालत की पेशियों से लेकिन साहब आप खुद माशाल्लाह एक बैरिस्टर हैं, आपको तो कानून आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं कि
3.5 साल पौने 4 साल तक अदालतों के अंदर चक्कर लगाते रहे, FIA इन्वेस्टिगेशन करती रही, नैब करती रही, बट अनफॉर्चुनेटली कन्विक्शन उनकी अभी तक हो नहीं सकी है। मुझे काइंडली ये बताएं कि हुकूमत, खासकर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो आपकी हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपकी हुकूमत के रिसोर्सेस को इमरान खान साहब ने 25 मई को, और उसके बाद भी अभी भी उनकी ये कोशिश है कि उनको, और फिर वज़ीर आला ने खुद ये बात तस्लीम की कि तमाम जो वसाइल हैं वो इस लॉन्ग मार्च के लिए और इस हुकूमत को, वफाक को की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सो ये एक ब्लेम है आपके ऊपर, या ये इनका ये दावा है राना सनाउल्लाह का कि आपकी पुलिस और उसके रिसोर्सेस को 25 मई को इस्तेमाल किया गया वफाक के ऊपर हमला करने के लिए? एक इकाई जो है मुल्क की वो वफाक पे हमला कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो हम अपने मौक़िफ़ का इजहार खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोग जो हैं उन्होंने बार बार इस अपने मौक़िफ़ का इजहार इस पर्टिकुलर इल्ज़ाम पर किया है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, और वो ये है कि जब इमरान खान साहब उस मुजाहिरे की क़यादत के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे तो पूरे मुल्क में लॉकडाउन की सिचुएशन पैदा कर दी गई थी। इस्लामाबाद जहाँ पे हर पाकिस्तानी को आर्टिकल 16 के तहत और आर्टिकल 15 के तहत जाने का हक है। आर्टिकल 15 हमें मूवमेंट की आज़ादी देता है, नक्लो हरकत की आज़ादी देता है। आर्टिकल 16 हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और एसोसिएशन और असेंबली की इजाज़त देता है, लेकिन उस हक से हमें महरूम किया गया। पंजाब में जो कुछ हुआ वो आपके कैमरे की आंखों ने देखा है और पूरी कौम को दिखाया भी है, जिस बुरी तरह से लोगों पे तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा यहाँ से गए जलूस के साथ, क्योंकि वो भी इस पार्टी के रुकन भी हैं और इस पार्टी ही से इसी के मैंडेट से इस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा की एक आईनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। तो अगर किसी पुलिस के एहलकारों के हवाले से जो इल्ज़ाम था वो तो हमने वजाहत के साथ क्लियर कर दिया कि वो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी पर मामूर जो पुलिस एहलकार हैं वो चाहे कहीं भी जाए, चाहे इस्लामाबाद जाए, चाहे पाकिस्तान के किसी और इलाके में जाएं, या चाहे खैबर पुख्तूनख्वा के किसी और इलाके में जाएं, वहां उनके साथ वो होते हैं। उनकी गाड़ियां हैं, उनके जैमर्स हैं, जो कि एक वजीर आला का प्रोटोकॉल होता है, वही लोग थे। इसके अलावा तो कोई एक्स्ट्रा पुलिस वाला या पुलिस का अफसर हमारे साथ जलूस में नहीं था। हमारे हजारों कारकुन थे जो गए। लेकिन वो कहते हैं कि आपके पुलिस के पास जो एक होता है आंसू गैस और बाकी जो मटेरियल होता है वो उसको पंजाब, मतलब व्हेन दे वर एंटरिंग इनटू पंजाब, तो वो वहां पे उसको इस्तेमाल किया गया। मेरे ख्याल में ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए और अपने पुलिस एहलकारों की नाअहली को छुपाने के लिए शायद बहाना साजी है, इससे ज्यादा इसकी कोई वक़्त नहीं है। एक प्राइवेट पार्टी के पास या आम लोगों के पास ये चीजें कहां से आ गई, आंसू गैस कहां से आई और आंसू गैस फेंकने के जो लॉन्चर होते हैं वो कहां से आए? वो यकीनी तौर पर इन्हीं की पुलिस के पास थे। हाँ, ये अलबत्ता हो सकता है कि वहां पर जो है जो शेल्स फेंके गए वो उठाकर वापस जब फेंके जाते हैं तो फिर ये तो हर मुजाहरे में होते हैं। आपने देखा है कि जब आप शेल फेंकते हैं तो लोग वही शेल उठा के वापस पुलिस पे फेंक देते हैं। यही ज्यादा से ज्यादा हुआ है। मैं खुद उस तमाम मुजाहरे में और उस तमाम जुलूस में शरीक था। मेरे सामने भी शेलिंग हुई है और वही शेल हमारे कारकुन उठा उठा के वापस फेंकते जा रहे थे इनके ऊपर। तो ये अगर कोई ऐसी चीज है, कोई वीडियो एविडेंस है तो वो हमें दिखाएं। वो तो आजकल तो कोई भी चीज कोई छुपी हुई नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जलसों के लिए अलग रियाज की वीडियो टेप्स और ऑडियो टेप्स निकाले जा रहे हैं, तो इनको कहें, मरियम साहिबा के पास तो अपनी एक लेबोरेटरी भी है जहां वो बैठ के इस तरह की वीडियोस बनाती हैं। उनको कहें एक वीडियो बना ही ले, अपने ही कारकुनों को पुलिस के कपड़े पहना के और पीटीआई के झंडों में लपेट के उनको कहें, वो दिखा देंगे। लेकिन हकीकत में इनके पास कोई एविडेंस इसके अलावा नहीं है। अच्छा सर साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता रहा है चीफ मिनिस्टर का, गो कि चीफ मिनिस्टर साथ होते थे, लेकिन ये जलसों जुलूसों में डू यू थिंक कि सरकारी जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करना दुरुस्त है? जबकि इमरान खान साहब फेयर प्ले की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो सरकार के वसाइल हैं उनको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार के वसाइल को किसी सूरत भी गैर सरकारी या गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक वजीर आला खैबर पुख्तूनख्वा का ताल्लुक है, मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, आप एक चीज जहन में रखें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्ट हुए हैं और खैबर पुख्तूनख्वा में जिनकी हुकूमत है वो सब केपी से मुख्तलिफ हलकों से पीटीआई के टिकट से इलेक्ट हुए हैं। जहां तक वजीर आला का सियासी जलसों में शिरकत का ताल्लुक है,
وزیر اعلیٰ چونکہ عوام کا الیکٹڈ نمائندہ ہے، وہ کوئی ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ نہیں ہے، وہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے جس کی ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، اور اس کے پاس قانون میں بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ عوام کے اجتماعات سے خطاب بھی کرے، عوام کے ساتھ انٹریکشن بھی کرے، اور عوام کے ساتھ بڑے پیمانے پر اجتماعات کرنے کا واحد ذریعہ، انٹریکٹ کرنے کا واحد ذریعہ جلسہ ہوتا ہے، اور تمام سیاسی لیڈر کرتے ہیں، الیکٹڈ لیڈر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی جلسوں میں جاتے ہیں، ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم ہوتے ہوئے بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، اس لیے کہ جب آپ الیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپ کسی عہدے پہ فائز ہوتے ہیں تو عوام کے ساتھ آپ کا ایک اوپن انٹریکشن ہونا چاہیے، اور وہ انٹریکشن جلسوں ہی کے ذریعے ہوتا ہے جہاں حکومت اپنی پارٹی پالیسی، اپنے کام جو انہوں نے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کیے ہوتے ہیں، ترقیاتی کام، وہ سب عوام کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی کھلی کچہری ہوتی ہے، جیسے افسران کھلی کچہری کرتے ہیں، اس طرح صوبے کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم جو ملک کا ہوتا ہے وہ عوام کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اور یہ بالکل قانونی، لیگل اور ایک جائز آئینی ذمہ داری ہے جس سے وہ عہدہ برا ہوتے ہیں۔ اب رہ گئی بات وہاں جانے کی اور ہیلی کاپٹر میں جانے کی، تو آف کورس وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، صوبے کے جس کونے میں بھی وہ جلسے کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس اختیار ہے، قانونی طور پر اجازت ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر میں جائے، اور اپنے ساتھ کسی کو اگر بٹھا کے لے کر جاتے ہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، ایک بات میں اور بھی بتانا چاہ رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، کوئی مجھے یہ ثابت کر کے بتا دے کہ وہ اپنے ہیلی کاپٹر میں کسی اور صوبے کے کسی شہر میں جا کر انہوں نے جلسے میں شرکت کی ہے، جو کہ پھر ان کے نیچرلی ان کے مینڈیٹ سے اور ان کے حدود سے باہر ہوگا، تو وہ تو وہاں پر کسی ایسے جلوس میں نہیں گئے، نہ کسی ایسے جلسے میں گئے ہیں۔ ہاں، اسلام آباد جاتے ہیں، اسلام آباد وہ اس لیے جاتے ہیں کہ اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے، اور صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسلام آباد کی وفاقی حکومت اور وفاق کے ساتھ رابطے رکھتا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، افغانستان کی جو حکومت ہے طالبان کی، وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے امن جو ہے اس کو پائیدار امن قائم کیا جائے، اور یہ تقریباً اگر ہم 20 سال سے پیچھے بھی چلے جائیں تو جب روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا اس کے بعد سے لے کے ابھی تک تقریباً کوئی 43 سال گزر چکے ہیں، اور یہ پورا خطہ جو ہے خاص کر افغانستان انسٹیبل ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، چاہے وہ روس کی جنگ تھی افغانستان کے اندر، یا پھر 9/11 کے بعد امریکیوں نے اور جو انٹرنیشنل وار اور ٹیرر کے نام پہ جو ایک جنگ شروع کی افغانستان کے اندر، اس کے منفی اثرات سب سے زیادہ پاکستان کے اندر آئے۔ ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی عوام کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک دہشت گردی کی جنگ جو ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گائے بگائے مختلف علاقے جو ہیں، خاص کر جو افغانستان کی بارڈر کے ساتھ ہمارے جو اضلاع ہیں جن کو ضم کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر 25th امینڈمنٹ کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات گائے بگائے ہوتے رہتے ہیں، پھر پاکستان کے باقی شہروں کے اندر بھی یہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ طالبان کے ساتھ کوئی اس حوالے سے سیٹلمنٹ کی جائے۔ یہ جو ابھی ہمارا ایک 50 رکنی وفد جو ہے وہ افغانستان پچھلے ہفتے گیا تھا، وہاں پہ افغانستان کی حکومت نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس میں کیا بات چیت ہوئی اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جو وفد کے ایک ممبر ہیں قابل احترام جناب اخندزادہ چٹان صاحب، سابق رکن قومی اسمبلی باجوڑ سے، اور سی سی کی ممبر ہیں آپ، سی اے سی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ بہت شکریہ چٹان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو کائنڈلی یہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو وفد کی جو فارمیشن تھی وہ کیا تھی، کون کون سے لوگ اس وفد کے اندر شامل تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ وحید حسین صاحب۔ سب سے پہلے تو جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ افغانستان کا جتنا جی 79 سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے
تو اس میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے، افغانستان کا نقصان ہوا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ بارڈر کے اس پار اور اس پار جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا نقصان ہوا ہے. پاٹا کے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے اور ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے. باقی پاکستان میں تو امن آ چکا ہے. اگر اب مکمل طور پہ امن نہیں ہے تو لوگوں میں خوف ختم ہو چکا ہے، لیکن ہمارے خطے میں آج تک وہ خوف بھی برقرار ہے، لاشیں بھی گر رہے ہیں. صرف رمضان کے مہینے میں ہمارے باجوڑ میں تقریباً کوئی 13-14 افراد کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کیا گیا. تو ہم پہ بھی عوام کی طرف سے پریشر ہے کہ آپ لوگ امن کے لیے آواز اٹھائے. میں نے 1 ہفتہ پہلے باجوڑ پریس کلب میں 2 دن دھرنا دیا تھا ٹارگٹ کلنگ کے خلاف اور امن کے لیے کہ یہاں پہ امن قائم کیا جائے. وحید حسین صاحب، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پائیدار امن کے لیے اور مکمل امن کے لیے بغیر ڈائلاگ کے، بغیر بات چیت کے نہیں ہو سکتے. جنگ میں تو ہمارے فورسز کوشش کر رہے ہیں، کبھی ان لوگوں کو پکڑتے ہیں، کبھی ان لوگوں کو مارتے ہیں، کبھی وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتے ہیں. تو مکمل امن کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ بات چیت ہو. اور دنیا کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، کبھی جو ہے بیٹل کے ذریعے، وار کے ذریعے کبھی فیصلے کا حل نہیں نکلا ہے. ایک چھوٹا سا افغانستان ملک، چھوٹا سا ملک ہے دنیا میں، اور اگر امریکہ بشمول نیٹو 42 ممالک کے وہ جنگ سے وہاں پہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے اور آخر میں آ کے بات چیت اور مذاکرات کے جن لوگوں کو وہ کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں، ان سے ہم ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے، بات تو دور کی بات ہے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے انہی سے مذاکرات کیے، ایگریمنٹ کیا اور افغانستان ان کے حوالے کر کے نکلے، وہاں سے نکلے. تو ہمارے مسائل کا حل بھی ہم سمجھتے ہیں اگر پائیدار امن کا حل نکلے گا تو وہ مذاکرات سے نکلے گا. لیکن اس میں ہمارا ایک تو پہلے سے میرا ایک مطالبہ تھا، میں یہ مذاکرات شروع ہوئی. اچھا چٹان صاحب، مجھے کائنڈلی یہ پہلے بتا دیں کہ آپ یہ جو مذاکرات کا جو ایجنڈا ہے، کیا اس کے اندر 4 نکات ہیں جس کے اوپر جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ایک تو فاٹا کی جو پرانی اس کی جو ایڈمنسٹریٹو یا پولیٹیکل حیثیت تھی اس کو آپ بحال کریں، فورسز کو جو بارڈر سے جو ہے یا فاٹا کے ایریا سے اس کو وڈرا کریں، جو گرفتار لوگ ہیں ان کو آپ ساروں کو رہا کریں، پھر جو قتل ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ معاوضہ دیں. یہ ساری باتیں اس کے اندر، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیورنگ لائن کی بھی باتیں کرتے ہیں. کیا یہ ان کے مطالبات جو ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہیں کسی بھی صورت میں؟ دیکھیں جی، اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس میں مطالبات میں ہماری طرف سے کیا مطالبات ہے اور اس طرف سے کیا مطالبات ہے، اس پہ میں فی الحال بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں میڈیا پہ آ جائیں گی تو ہمارا جو آئندہ کے مذاکرات ہوں گے اس پہ ان کے اچھے اثرات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، جب تک چیز فائنل نہیں ہو جاتے ہیں ہم میڈیا پہ ان چیزوں کو نہیں لانا چاہتے ہیں. لیکن مذاکرات کا اصول یہ ہے کہ میں اور آپ آپس میں مذاکرات کرتے ہیں تو 100 مطالبات آپ کے ہوں گے، 100 مطالبات میرے ہوں گے، پھر درمیان میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں. جس طرح کی یہ پختون قومی جرگہ افغانستان گیا تھا، پھر درمیان میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور نہ اپنے 100 کے 100 مطالبات آپ کسی سے تسلیم کروا سکتے ہیں اور نہ کوئی آپ کا 100 کے 100 مطالبات مسترد کر سکتے ہیں. پھر آخر میں جب بات بن جاتی ہے تو آپ کو کچھ مذاکرات سے وڈرا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو کچھ مذاکرات تسلیم کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں میرے 2 مطالبات تھے. میں یہ شروع ہوئی ہیں پچھلے اکتوبر نومبر سے، یہ آرمی کے ذریعے، فورسز کے ذریعے یہ مذاکرات ہو رہے تھے. جب یہ عوامی سطح پہ آ گئی تو اس میں میرا ایک مطالبہ تھا، 2 مطالبات تھے. ایک مطالبہ میرا یہ ہے اور آج بھی ہے کہ جو ہمارے شہداء کے ورثاء ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے، اور وہ عمل ہمارے باجوڑ میں ہوا. ہمارے باجوڑ میں کمانڈر صاحب نے، انتظامیہ نے جرگہ بلایا اور اس جرگے میں وہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے ورثاء کو بلایا اور ان سے پوچھا گیا کہ آیا ہم امن مذاکرات کریں یا نہیں. میرے اپنے باجوڑ ایجنسی سے جو شہداء کے ورثاء ہے انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے. مجھے باقی لوگوں کا نہیں پتا کہ پوری پاکستان میں یا پوری پختونخوا میں کہیں اور پہ جو شہداء کے ورثاء ہے ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے، لیکن اپنے حد تک میں کہہ سکتا ہوں. دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں مذاکرات کی، یہ پائیدار
तब होगा जिसमें तमाम शेयर होल्डर शामिल हों, और तमाम शेयर होल्डर तब शामिल होंगे जब ये असेंबली में आ जाएंगे। उसमें पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए। मुज़ाकरात का तो कोई मुखालिफत नहीं कर सकते, इस बात से तो किसी को इनकार नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चटान साहब आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी जो है और बिलावल भुट्टो साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, बाकी भी आपके जो साथी हैं आपकी जमात के मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज आप तो खैर एक फाटा, पुराना जो फाटा था या अभी जो ज़ाहिर है जो बॉर्डर एरियाज़ हैं अफगानिस्तान के साथ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पख्तून्स को आप जिरगे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन आपकी जुमात तो इसकी मुखालफत करती है। आप कहते हैं पार्लियामेंट में इसको लेकर आएँ और इस कंसल्टेटिव एक प्रोसेस होना चाहिए, तो फिर तो ये बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी, मुझे बताइए। देखिए, अमन का तो हमारे पार्टी ने कभी मुखालफत नहीं किया है। हमारे पार्टी ने तो जब हुकूमत हमारा बन गया, आपको याद होगा। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं जी आप जिन्होंने एपीएस के अंदर मासूम बच्चों को जिन्होंने शहीद किया और आज तक उसका जो दर्द और गम है उनके वालिदैन के अंदर है, पूरी कौम के अंदर है, उन लोगों से आप मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, जंग में तो नुकसानात होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे भी बहुत नुकसानात हुए हैं, इनकी भी बहुत नुकसानात हुए हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि शोहदा की जो वरसा है उसको इत्मीनान में लेना चाहिए। दूसरा ये कि पार्लियामान में लाना चाहिए। मैं अपने पार्टी के बारे में बता दूं कि आपने कहा कि आप लोग मुखालफत करेंगे। हमने जो हमें हुकूमत मिला 2008 में और हमने जो इस जंग को अमन में बदलने के लिए जो पॉलिसी बनाई, आपको याद होगा वो पॉलिसी था 3D। सबसे पहला था मुज़ाकरात करेंगे, जो लोग मुज़ाकरात के जरिए असलहा नहीं रखेंगे इसके खिलाफ लड़ेंगे, फिर जहां पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगा वहां पे हम डेवलपमेंट करेंगे। तो हमने 3D पॉलिसी इसके लिए अपनाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी मुज़ाकरात से और चले मुझे क्विकली ये बता दें कि क्या बॉडी लैंग्वेज क्या थी मुज़ाकरात के दौरान तालिबान की? देखिए जी, बहुत अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हुई, बहुत खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हुई और हम वहाँ से मायूस हो के नहीं लौट के आए हैं। वहाँ पे हम यकीन से इंशाअल्लाह ताला कह सकते हैं कि ये अमन मुज़ाकरात जारी रहे और बीच में किसी ने कोई अपना, क्योंकि इस मुज़ाकरात की तो मुखालिफिन भी बहुत सारे हैं। माजी आप उठा के देख ले, जब भी हमने मुज़ाकरात किए हैं तो बीच में से या ड्रोन हमला हुआ है या कोई इस तरह के वाक़यात हुई हैं जो जिसके ज़रिए से वो मुज़ाकरात का जो अमल था वो ख़त्म हो चुका है। अगर इस तरह का कोई सानहा दरमियान में नहीं आया, अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब होंगे। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये सारे सब कुछ, इसमें दो काम जरूर लाजमी है, एक शोहदा के वारसा को एतमाद में लेना और दूसरा सब कुछ पार्लियामान के जरिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों नुक्ते हैं। आखिर में मुझे ये बता दें कि जो तालिबान की हुकूमत के लोग जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे उनकी सरजमीन पे ये सारा कुछ हो रहा है, उनका जो किरदार है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि शायद वो टीटीपी जो है वो उनको इस्तेमाल कर रही है और वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए जी, मैं नहीं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है कि वो चाहते हैं कि हमारा सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल हो या किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो, क्योंकि ये इनके मफादात में नहीं है। इनके मफादात में ये है कि जो पड़ोसी ममालिक है इनके साथ इनके अच्छी बेहतरीन ताल्लुकात हो और माजी में पड़ोसियों का अफगानिस्तान की हुकूमतों से जो गिले शिकवे थे वो इन लोगों के साथ नहीं हो। और वो लोग ज़रूर चाहेंगे कि अफगानिस्तान के रास्ते सारी दुनिया सेंट्रल एशिया के साथ बिजनेस करे और अफगानिस्तान में इसकी वजह से रोज़गार हो, अफगानिस्तान में इसकी वजह से बिजनेस हो और अफगानिस्तान के लोगों के हालात बेहतर हों, क्योंकि वो तो ऐसी भी बहुत तकलीफ में हैं और इनके साथ जो वसाइल है, इनकी जो मादनियात हैं या इनके रास्ते जो बिजनेस होगा सेंट्रल एशिया के साथ, तो वो तब होगा जब पूरी खित्ते में अमन आ जाएगा। बहुत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है खुनज़ादा। तो अफगानिस्तान अपने वसाइल से फायदा नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका खुनज़ादा चटान साहब।
سی سی کے ممبر ہیں آپ پیپلز پارٹی کے، اور وہ جرگا جو گیا ہے افغانستان میں جا کے TTP کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کے آپ رکن تھے، ممبر تھے۔ ناظرین یہاں پہ پروگرام جو ہے وہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔